अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास। आज जो है टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग। उसके लास्ट पे एक टॉपिक था रहता जो हमने करना था, हुआ ये कि डिसकंटिन्यूस हो गया काफ़ी सारा। उसमें मेरी प्रैक्टिकल ड्यूटी आई हुई थी जिस वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका। और वैसे भी ये अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छे करते हैं। उसकी वजह ये है कि छुट यानी जितना हम करीब जाके इसे पढ़ेंगे आपको लास्ट तक याद रहेगा, फिर उसके बाद हम इसके टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। आज ये जो टॉपिक है ना, ये इसका नाम है 3.8। ये है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टी। बेसिकली ये ये इस टॉपिक ये जो ना आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड इससे मिलता जुलता ही है, बल्कि आपने याद भी यही करना है। उधर भी थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर लेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरा बेटा कहता है कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये। सारी नाइन्थ के बच्चे यही पढ़ेंगे। उर्दू वाले उर्दू में याद कर लेंगे और इंग्लिश वाले जो है वो इसे इंग्लिश में याद कर लेंगे। कहता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टी। कोई कंपाउंड जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसकी बॉन्डिंग का क्या असर है। यानी बॉन्डिंग की वजह से सारी प्रॉपर्टी बॉन्डिंग की वजह से आती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आपकी क्लास में दो तरह के कंपाउंड अब आ गए हैं। एक है आयनिक जो सख्त है, हार्ड हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जुड़े हुए हैं, और एक है कोवलेंट। उनमें कुछ सख्त हैं, कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ लिक्विड हैं, और कुछ कोवलेंट कंपाउंड जो है वो गैसेस फॉर्म में हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो फिज़िकल स्टेट है या उसकी जो केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल है। बॉन्डिंग की वजह से वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो होती हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसने पहले आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में बताया, फिर उसने कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी अगले पैराग्राफ में, ये जो नीचे प्रायर टेबल के बाद है उसमें कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। मैं सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल से ये बताता हूँ कि कोवलेंट कंपाउंड बनते कब हैं, कब पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट आपस में मिले तो कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे और कब आपस में मिले तो आयनिक कंपाउंड बनेंगे। भाई ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप। ये पहले दो ग्रुप जो हैं यहाँ पे ये आ रहा है, ये पहले दो ग्रुप जो हैं अगर ये आखिरी वालों के साथ, यानी आखिरी तो मिलता नहीं है, 17वें ग्रुप के साथ मिलते हैं, जैसे NaCl के साथ मिल गया NaCl, पोटाशियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यानी 7वें ग्रुप के साथ जब ये मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। आयनिक कंपाउंड ना, जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गली जुड़े होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आपस में जो है वो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड आप पकड़ लें रूम टेम्परेचर के ऊपर वो हमेशा सॉलिड हालत में ही होगा। ठीक है, नमक ले लें NaCl, कॉपर सल्फेट ले लें, कोई आप इस तरह का आयनिक कंपाउंड देखेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं। कहता है कि इसमें कंपाउंड जो होते हैं ना, ये बात तो हमने कर ली है। ये कहता है क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में होते हैं। अब क्रिस्टल लेटस क्या है, यानी ये बड़े तरतीब से जुड़े होते हैं और तरतीब से जुड़े एक जाल सा बनाते हैं, एक जाली बना देते हैं। ठीक है, जिसमें नॉट्स की जगह एलिमेंट आयन या इस तरह के होते हैं, कंपाउंड होते हैं, और वो सारे तरतीब से जुड़े होते हैं, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, ऐसे ही आपस में जुड़े होते हैं। और जब आप फोर्स लगाते हैं ना तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप ओवर हो जाती है। ठीक है, तो यही वजह है कि थोड़ी ठोकर लगाने पे जब आयन, एक सिमिलर आयन एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो वो टूट जाती है। ठीक है, अब मैं आपको ये अगर डायग्राम में दिखाऊं, बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह होगा कि ये देखें ज़रा,
नोट पैड पे आ गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखें, ऐसे ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव जुड़ा हुआ है, नेगेटिव है तो फिर नीचे पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, फिर आगे पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव। लेकिन जब ये स्लिप होते हैं, जब आप फोर्स लगाते हैं, तो फिर क्या होता है, एक लेयर थोड़ी आगे चली जाती है। चल नहीं रहा। यानी इस तरह हो जाता है, यहाँ पे चल नहीं रहा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर आ जाता है, पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव के ऊपर आ जाएगा। जब पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर आएगा तो ये रिपेल कर देगा एक दूसरे को। जब रिपेल करेंगे तो फिर क्या होगा, रिपल्शन से ये होगा कि ये पूरी लेयर ही उतर जाएगी। आपने वो बर्फ़ वाले को देखा होगा काटे हुए, वो बर्फ़ तो इसकी एग्जांपल नहीं है, लेकिन वो ऐसे थोड़ा सा वो ऊपर से जब वो निडल से लगाता है, फिर थोड़ा सा फोर्स लगाता है, वो सारी की सारी लेयर ही उतर जाती है। ऐसे इनकी भी सारी की सारी, इसे कहते हैं ब्रिटलनेस। तो ये ब्रिटल होते हैं। अब इनमें चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होती है जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। आप नमक का पत्थर ले लें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन जब आप उसे पानी में हल करेंगे, मोल्टन स्टेट में लेके आएंगे या पिघली हुई हालत में लेके आएंगे, या उसे पानी में हल करेंगे यानी सॉल्युबल फॉर्म में ले आएंगे, तो फिर क्या होगा, इसके आयंस आज़ाद हो जाएंगे और इस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेंगे। अगर बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, कोवलेंट कंपाउंड सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों हालतों में होते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर कोवलेंट फोर्स बाद का वीक होती है, कुछ में स्ट्रॉन्ग होती है। ये डिपेंड करती है उसमें फोर्स ऑफ ट्रैक्शन के ऊपर। अच्छा, ये दो तरह के होते हैं, अमार्फस भी होते हैं और क्रिस्टलाइन भी होते हैं, ठीक है। कुछ में एटम आयन या मालिक्यूल तरतीब से होते हैं और कुछ में एटम आयन या मालिक्यूल तरतीब से नहीं होते। जिसमें तरतीब से होते हैं उन्हें क्रिस्टलाइन कहते हैं, और जिनमें तरतीब से नहीं होते उन्हें अमार्फस कहते हैं। आपने सिर्फ ये, चूँकि बहुत बड़ा टॉपिक है, एक पहले दो पैराग्राफ आपने कर लेने हैं, और ये जो पीरियड टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ ये वाला है, ये आपने कर लेना है बस। उससे नीचे वाला अभी ना कीजिएगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, फिर आप कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।